Yes. So yeah, because this is a session that I'm going to record in advance, it's very weird to talk to myself and knowing that there's no people over there because of the Eid approaching. It's around the corner, and I just wanted to have this session recorded so you can have a listen of this session on your own. So bear with me if there are any weird things going on at my end. Because really, guys, it's very difficult for me to talk to a blank screen going there's no one over there. So just ignore my blabbering at the very beginning. I'll just share and just start with your endocrinology. So basically, what's happening, I know you must be feeling like what's going on. So because of Eid, uh, I'm doing this pre-recorded session and it will be uploaded. And what you will do that shifting into the device, so the drive, and you can access this recording. And the basic purpose is that so that you can all can enjoy your Eid and you don't have to sit and wait for a session at the evening today. So yeah, let's begin. Okay, so we left at diabetes. We did the basic stuff. Now we are going to talk about the diabetic ketoacidosis, the complications of diabetes. So we did the usual stuff, how to treat diabetes and all, type 1, type 2, both treatment, pathophysiology. So we have a very fair idea of that. So now we're going to discuss about the complications. And I would say there are quite important complications there. So we need to have a very good information of all those areas because this is something that they like to ask. Diabetes is a very favorite topic. They will ask you the general stuff and the complications as well. So the most common is diabetic ketoacidosis, life-threatening condition. I think everyone has encountered once or twice these in your house jobs as well. So diabetic ketoacidosis में क्या हो रहा है? So basically, डीके तब होता है जब there is uncontrolled lipolysis, ठीक है? So आपकी जो लिपिड्स हैं उसकी मेटाबॉलिज्म शुरू होती है and that will lead to increased fatty acids और जिसकी वजह से क्या होता है कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं सही तो just a few lines on that pathophysiology but जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्लिंचर आते हैं ना वो ये होता है कि आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना तो हम हमेशा वो देते हैं नॉन डायबिटिक और वो हमेशा ये देंगे कोई ना कोई इंसल्ट होती 3 आइज उसमें होते हैं या तो कोई रीसेंट इंफेक्शन होगा रिसेंटली इंसुलिन डोज मिस होगी या कोई स्कीम में एम आई आता है तो 3 आइज इज वेरी फेमस रिस्क फॉर प्रेसिपिटेटिंग डीकेए इन्फेक्शन इंसुलिन मिस्ड और इन्फेक्शन ऑफ द मायोकार्डियम में 3 आइज में से ना कोई उन्होंने एक क्लिंचर दिया होगा सिनेरियो में और पेशेंट डिटीरिएट करा होगा और उसमें बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं यू हैव दीज नोजिया वॉमिटिंग गोइंग ऑन एब्डोमिनल पेन्स डिहाइड्रेशन पॉइंट यूरिया वो हाइपरग्लाइसेमिया वाले साइन सिम्टम्स हाँ इसमें ना कॉस्मल ब्रीदिंग शुरू हो जाती है ठीक है बड़ी डीप डीप हाइपरवेंटिलेशन ऐसे लंबे लंबे सांस और बहुत कम है जो शायद आपको ये हो सके लेकिन एसीटोन के साथ ना ये बहुत फेमस उन्होंने हमेशा कहते हैं कि वो स्मेल आती है पेयर ड्रॉप स्मेल होती है सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट तो वेल एंड गुड तो लेकिन आपकी नॉलेज के लिए है कि कॉस्मल ब्रीदिंग डिफरेंट है इसके अंदर और एसीटोन स्मेल ये दो चीजें वो आपको देंगे अदरवाइज वेग सिम्टम्स स्पेशली ना ये एब्डोमिनल पेन टाइप चीजें देंगे नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा होगा क्रैम्पी पेन होगा और प्लस हाइपरग्लाइसीमिया के साइंस यूरिया पॉइंट्स चल रहा होगा सो ये आपके सिनेरियो में इन चीजों का जिक्र होगा लेकिन जनरली टू डायग्नोज डायबिटिक कीटोसिडोसिस एक क्राइटेरिया है ग्लूकोज 11 से ज्यादा है एसिडोसिस है तो पीच लेस देन 7.3 होगा बाइका भी 15 है से कम होगा एंड यू विल हैव कीटोन्स आइडली लुक फॉर सीरम कीटोन्स एज कम्पेयर टू यूरिन कीटोन्स और लाजमी नहीं कि कीटोन सिर्फ और सिर्फ इसी में बढ़ेगा सिंपल अगर सिर्फ +1 भी आ रहा है तो वो आपकी डिहाइड्रेशन या किसी और चीज में भी कीटोन आ सकता है तो आपको +2 चाहिए होते हैं यूरिन कीटोन्स और अगर कोई आइडली आपसे पूछे कि बेस्ट क्या है तो बेस्ट इज सीरम कीटोन्स रादर देन द यूरिन कीटोन्स ठीक है सीरम अगर मोर देन 3 है तो दैट मोर डायग्नोस्टिक तो रिमेंबर योर ग्लूकोज वैल्यूज पीएच बायकार्ब और कीटोन ये 4 वैल्यूज आपको पता होना चाहिए ये आपको लैब्स सिनेरियो में जरूर देंगे देन यू हैव टू पिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अब इसमें एक और है आप रखना है कि जब आप ये चीज मैनेज कर रहे होते हैं ना तो मैनेजमेंट में बाकी सब कुछ तो हम जरूर करेंगे कि इंसुलिन कैसे कम करेंगे फ्लूइड हम कैसे रिप्लेस करेंगे लेकिन उसके अलावा आपको ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन का पता होना चाहिए कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस को हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें ना थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ना हाइपर विस्कोसिटी वाला सीन होता है इसमें आपका थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है तो उस पर आपने नजर रखनी है इसमें आपने मॉनिटर लगाना है पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं स्पेशली आपका पोटेशियम खराब हो रहा है तो उसमें एरिथमियास के चांसेस हो सकते हैं
ठीक है, आप ARDS, acute kidney disease, so much can going on. So ketoacidosis का patient should be managed in a high dependency unit and ICU से अच्छा मॉनिटर जगह पे जहाँ पे आपके सारे मॉनिटर वाले लगे हों, तो ये आपने वहां पे मॉनिटर करना है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो हाँ, इसमें फ्लूइड, ओ माय गॉड द पेशेंट इज सो हाइपोवोलेमिक, बहुत इसमें फ्लूइड लॉस होता है, तो आपका मेन की जो है फ्लूइड्स है। अच्छी सी IV एक्सेस करें एंड यू हैव टू डू फ्लूइड रिप्लेसमेंट, एंड दिस इज अ डब्बा ओवर हेयर एंड यू कैन सी कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ फ्लूइड वी आर गिविंग। ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन, इस पे तो शक ही नहीं ना, ये रिंगर लैक्टेट ब्ला 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 कुछ भी नहीं, सलाइन 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 इज योर चॉइस ऑफ फ्लूइड इन डायबिटिक कीटोसिडोसिस। 1 ml हमने पहले एक 1 hour में दे दिया, बाकी आपको ये याद हो जाएगा, आई शेयर द बॉक्सेस एज वेल। अगला 2 hours में, फिर नेक्स्ट 2 hours, 4 4 and 6 hours, तो इस पूरे ड्रान के अंदर आपका कम से कम ये 6 लीटर फ्लूइड चला जाएगा। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेयर यू स्टार्ट। और नॉर्मली याद रखते हैं कि हम पहले वाले में पोटेशियम नहीं डालते, नीचे वाले में हम पोटेशियम भी रिप्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द लैब वैल्यूज। इंसुलिन अगेन, देन आपने इंसुलिन की ड्रिप चलानी होती है। अगर आपको हाउस याद में याद होगा, अगर आपने ये पेशेंट्स डील किए हैं, सो यू विल रिमेंबर दैट बहुत मेटिकुलस मॉनिटरिंग चाहिए होती है। इंसुलिन आपने चलानी कैसे है, अभी IV इन्फ्यूजन होती है 0.1 यूनिट पर kg/hour, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो आपसे पूछेंगे, काफी सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो रिमेंबर याद कर लें, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, 0.1 यूनिट पर kg/hour के लिहाज से आपकी इंसुलिन इन्फ्यूजन चलेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ग्लूकोज पे नजर रखनी है। अगर आपके ग्लूकोज कम हो रहे हैं तो आपने सेलाइन के साथ साथ डेक्सट्रोज चला देना है। अब अक्सर कंफ्यूजन होती है क्लिनिकल में कि आपने सेलाइन बंद करना है या सिर्फ डेक्सट्रोज चलाना है, नहीं, इट गोज साइड बाय साइड, इन एडिशन है ये हमेशा। ठीक है, ग्लूकोज अगर आपकी 14 से गिर रही है, एन इन्फ्यूजन ऑफ 10% डेक्सट्रोज, और उसका रेट क्या है, 125 ml/hour इन एडिशन टू सेलाइन, याद रखें। ठीक है, सेलाइन चल रहा है, इंसुलिन का रेट क्या है, 0.1 यूनिट पर kg/hour, और डेक्सट्रोज हम लगा रहे हैं उसमें 125 ml/hour पे लगा रहे हैं, और ये आपने सेलाइन के साथ लगाना है। तो ये दो ही बातें सॉरी ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट है, आपने फ्लूइड्स दे दिए, आपने इंसुलिन दे दिए, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के मिसाइल है, दैट इज पोटेशियम। ठीक है, अगर तो 5.5 से ऊपर तो कुछ भी नहीं करना हमने, 3.5 5.5 के बीच में तो आपने 40 मिलीमोल्स पर लीटर ऐड करना है, और इससे कम है देन यू नीड योर स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट्स। तो आपका पोटेशियम का पता होना चाहिए, नॉर्मली पोटेशियम इज नॉट गिवन इन द फर्स्ट ट्रिप, अब वो हम लेटर ऑन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपकी जो DK की मैनेजमेंट है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में करना है, इंसुलिन देनी है, फ्लूइड्स देने हैं, इलेक्ट्रोलाइट नजर रखनी है, प्रोफिलैक्सिस फॉर DVT वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली। ठीक है, उस पर नजर रखना है क्योंकि ये पेशेंट्स को थ्रोम्बल एम्बोलिज्म के मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, की पर कार्डियक मॉनिटर लगा के रखें, पेशेंट्स कैन गो इन एरिथमियाज, बाकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चल रही होती है। अच्छा, हम ये कब कहते हैं कि DK रिजॉल्व हो गया, जब हम कहते हैं पेशेंट इन आउट ऑफ DK, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। जो हमने शुरू में डायग्नोसिस पढ़ा था, बस उससे ऑपोजिट चीजें शुरू हो गई, यहाँ पे पीच 7.3 से ज्यादा होगी, कीटोन्स कम हो गए, बाइकार्ब 15 से ऊपर हो गई। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या था, पीच 7.3 से कम था, बाइकार्ब 15 से कम था। ठीक है, कीटोन्स मोर देन 3 थे, तो अब ये वापस आना शुरू हो गए, नॉर्मल होना शुरू हो गए, तो हम कहते हैं कि DK जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। और जब हम फ्लूइड मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो बच्चों में हमने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वाटर इम्बैलेंस है ना, तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जा सकता है। इवन दो कि यस हमने देना है फ्लूइड्स, पर आपने बहुत मेटिकुलसली उसको ना वो भी करना है, मॉनिटर भी करना है, अब ये नहीं लगा के बस छोड़ दिया। ठीक है, तो बहुत बहुत ही एक की नजर होनी चाहिए उसकी ऑब्जर्वेशंस पे, स्पेशली उसके ना न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पे, हेडेक्स तो नहीं हो रहे, कोई इरिटेबिलिटी, कोई विजन प्रॉब्लम्स, ये ना उपचार सेरेब्रल एडीमा में जा रहा हो, एक दो से DK मैनेज किया, एंड पे चला वो सेरेब्रल एडीमा में चला गया। तो बच्चों में फ्लूइड मैनेजमेंट आपने बहुत ख्याल से करनी होती है। ठीक है, ओके, अनदर complication of diabetes is hyper or smaller hyperglycemic state। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें भी जो क्लिंचर होगा ना, नॉर्मली वो क्या देंगे, एक ओल्ड एज देंगे, टाइप 2 डायबिटीज की हिस्ट्री देंगे, और अगेन कोई ना इन्फेक्शन, या कोई ना कोई ट्रिगर, कोई स्ट्रोक हुआ, कोई रिसेंट MI हुआ, कोई ट्रिगर होता है। अब इसका HHS का और DK का फर्क ये है कि DK बहुत सडन होता है, अब्रप्ट, ये ना ग्रेजुअल होता है, इट गोज ओवर डेज। ठीक है, इसमें पेशेंट सिवियरली डिहाइड्रेटेड, सिवियर, उसका ऑल्टरनेटिव सेशन देंगे, और ग्लूकोज लेवल्स देखिए इसमें 30 है, 30, और पीछे कितना था, सिर्फ मोर देन 11। सो इसमें ना बहुत हाई लेवल्स आपको ग्लूकोज के मिलेंगे, तो ये कुछ क्लिंचर्स हैं HH S को पकड़ने के लिए, इसको हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट।
तो इसको पकड़ने के लिए ओल्ड एज होगा, डायबिटीज टाइप 2 होगी, ऑल्टर सेंसोरियम वगैरह चल रहा होगा, सिवियरली डिहाइड्रेटेड होगा और ग्लूकोज बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, कोई कोई ट्रिगर भी दे सकते हैं। तो इस तरह आपने ये स्टेट पकड़नी है थी। और सेकंड अगेन डीके इज रैपिड और ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा है कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये चीजें होती हैं। हाइपोवोलीमिया दोनों के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा बुरा होता है। मार्क हाइपरग्लाइसीमिया बहुत बुरे हैं। दैट वाज पीछे डीके में मोर देन 11, इसमें मोर देन 30 है। हाँ, इस बच्चे के नाम में ऑस्मोलैरिटी का जिक्र था, तो वो भी आपकी हाई होती है। और कभी कभी वो चालाकी करते थे कि वो लैब्स दे देते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट, उसके लिए ये फॉर्मूला है। सोडियम के हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें ग्लूकोज ऐड कर दें और यूरिया ऐड कर दें, तो आपकी ऑस्मोलैरिटी निकल आएगी विच इज मोर देन 320। वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये इसमें कीटोन्स नहीं है, ठीक है, इसका उसका ये फर्क भी है, इसमें पीएच ठीक होती है, बाइकार्ब्स ठीक होते हैं, इसमें आपका एसिडोसिस या कीटोन लेवल्स नहीं होंगे। और इसमें एक और फर्क है, इसके अंदर कॉस्मल ब्रीदिंग भी नहीं होगी। डीके में वो कॉस्मल ब्रीदिंग देंगे बिकॉज ऑफ वो एसीटोन और एसिडोसिस की वजह से। इसके अंदर अब चूंकि वो कीटोसिस वाला सीन तो है नहीं, तो इस वाले सिनेरियो के अंदर अ, जो है ना कॉस्मल ब्रीदिंग नहीं होगी। तो ये भी एक क्लिंच हो सकता है दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आपने ग्लूकोज लेवल पे रखनी है नजर, और आपने एसिडोसिस पे देनी है। तो दोनों के अंदर लैब वैल्यूज दिए होंगे, तो लैब्स की बेसिस पे आप इजीली डीके को एचएचएस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, पेशेंट आता कैसे है? तो वही जो तुमने ऑलरेडी बात करी थी कि ओवर मेनी डेज चल रहा होता है, डीके इज वेरी रैपिड, इस पे डिहाइड्रेशन के बहुत सवेयर साइंस होंगे। ठीक है। और अगेन जिस हमने बात की थी, कोई ना कोई ट्रिगर, कोई इलनेस, इस तरह की कुछ चीज, कोई एमआई, कोई स्ट्रोक, कुछ ना कुछ इनके अंदर चल रहा होता है। पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया चल रहा है बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, लेथर्जी, नोजिया, वॉमिटिंग, ऑल्टर स्टेटस है, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बेसिकली और डिहाइड्रेशन, ये दो चीजों पे आपने नजर रखनी है। ठीक है। हाइपरविस्कोसिटी इसके अंदर भी है, तो हमने इसके अंदर भी डीवीटी प्रोफिलैक्सिस का ख्याल रखना है। अगेन मैनेजमेंट इज फ्लूइड्स फ्लूइड्स फ्लूइड, दोनों चीजें जैसे दो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसकी डायबिटीज की, और दोनों में फर्स्ट स्टेप जो है ना फ्लूइड मैनेजमेंट है। ठीक है। तो एचएसएस में आपने कितना देना है? 100 to 220 ml/kg। सलाइन अगेन चॉइस है, वही आपने देते रहना है। इस पे नजर रखनी है आप इलेक्ट्रोलाइट्स पे। अच्छा, इंसुलिन की जो मैनेजमेंट है वो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। इवन दो हाइपरग्लाइसीमिया है, तो यू स्टिल डू नॉट गिव इंसुलिन इन दिस वन। उसकी वजह ये है कि जब आप फ्लूइड्स देते हो ना, उस फ्लूइड को देने से ही आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल शुरू हो जाती है, और आपका ग्लूकोज खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाता है। तो फ्लूइड जो है ना वो भी आपका हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा सिनेरियो को रेयर बन रहा है अलग के लिए कि फ्लूइड से आपको ग्लूकोज कम नहीं हुआ, तो आप इंसुलिन दोगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। अगर आप फालतू में इंसुलिन दोगे ना शुरू में, तो आप इस पेशेंट को खराब कर सकते हो। तो शुरू में ये डिटरमिन करना वेदर कोई ओल्ड बंदा जो डायबिटीज नोन है, अगर वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहा है, तो डीके को एचएचएस के साथ डिफरेंशिएट करना इसलिए लाजमी है कि आपकी मैनेजमेंट फर्क हो जाती है। फ्लूइड तो बिल्कुल बराबर है, डीके में तो हम फौरन इंसुलिन लगाते हैं ना, इसके अंदर आपने इंसुलिन नहीं लगानी होती शुरू में। ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप ये दो कंडीशंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि आपने इंसुलिन पे भी ख्याल रखना है। और वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म प्रोफिलैक्सिस इसके अंदर भी चलेगा। ठीक है। तो I hope you do two conditions are clear. You know how the patient is going to present. You know the symptoms now. You know the lab value that is very important, and now you also know the treatment of those very important life-threatening complications of diabetes mellitus. ओके जी, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही तरह की आएंगी, या तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या फिर गैस्ट्रोपैथीज है। ये दो कॉमन न्यूरोपैथीज होती हैं। अगेन आई ट्राई टू मेक अ बॉक्स, तो मैंने जितने भी बॉक्सेस बनाए हैं वो सब मैं इंशाल्लाह आदि शेयर कर दूंगी। और इसमें हम ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे, तो ये आप अपने ओन पे फ्री टाइम गेट इट प्रिंट, और या मोबाइल पे इसको आराम से देख लें, तो आपका काफ़ी सारी ना एंडो इन डब्बों से कवर हो जाएगी। अच्छा, ग्लव स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक एवरीवन नोज नाउ। इसमें ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। न्यूरोपैथी में एमिट्रिप्टालिन, फिर सेकंड डुलोक्सिटीन, गाबा एंड प्रीगाबा। ट्रेमाडोल आपकी रेस्क्यू थेरेपी है, टॉपिकल कैप्सियन, ये बहुत अच्छा काम करती है, तो ये तो आपका ना एज रिक्वायर्ड होता है, आप लगा लो। ठीक है। लेकिन बेसिकली वो आपसे ये ड्रग पूछेंगे, ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, गैस्ट्रोपीसिस वेरी वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। इसमें बेसिकली आपकी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से क्या होता है कि स्टेसिस हो जाता है, आपकी जो गट की पेरिस्टालिसिस है ना, वो अच्छी नहीं होती है। जब अच्छी नहीं होती, जब गैस्ट्रोस्टेसिस होता है, तो जो पेशेंट आपके प्रेजेंट करते हैं ना, वो बहुत ऐसे जीआई वेग सिम्टम्स होते हैं, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग, बोझ है, इस तरह की आपको कंप्लेन करेंगे कि डकारें आ रही हैं, बोझ पड़ा हुआ है, सीने पे बोझ है, खाना हजम नहीं हो रहा।
तो ये आपने बहुत देखा होगा अपने क्लिनिक्स में जो डायबिटीज के साथ आ रहे होते हैं, तो उन पेशेंट को डिसमिस नहीं करना कि अपनी लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन करो और आइजर देके घर भिजवा दिए, नहीं। आपने समझना है कि ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शंस होते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज होती है, जिसकी वजह से आपके स्टमक की भी जो नर्वस कंट्रोल है वो भी खराब हो रहा होता है, तो आपको गैस्ट्रिक स्टेसिस होता है, गैस्ट्रिक प्रीसिस हो रहा होता है। तो इसके अंदर आपने बेसिकली प्रोकाइनेटिक देना होता है जो आपकी पेरिस्टालसिस को सही कर सके। आप उसको राइदर दे के, कोई एंट एसिड दे के, कोई ग्लूका, कोई शरबत शरबत पिला के उसको हर भिजवा दो, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ना। तो यू हैव टू नो व्हेन टू स्टार्ट दीज मेडिकेशंस। तो उसमें क्या आता है, मीटोक्लोप्रोमाइड, domperidone and erythromycin, और दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स प्रोकाइनेटिक इफेक्ट। सो आप मैंने बेसिकली जो आपके रंग बिरंगे कलर नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों की ट्रीटमेंट याद रखनी है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या करना है और गैस्ट्रोपीसिस में क्या करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ओके, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. So there was so much theory going on in past medicine. I again tried to make a box out of it so that things are easy to digest and learn by doing a comparison. So diabetic retinopathy में क्या हो रहा है, उसमें ना 3 स्टेजेस है. एक नॉन प्रोलिफरेटिव है, फिर प्रोलिफरेटिव है, फिर मैक्युलोपैथी है. अब नॉन प्रोलिफरेटिव को उन्होंने 3 फर्दर में डिवाइड कर दिए, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर पे, डिपेंडिंग कि आपको रेटिना में क्या फाइंडिंग्स मिल रही हैं. ठीक है. अच्छा, माइल्ड में क्या होता है, या वन या मोर देन वन, सिर्फ आपको माइक्रो एनेरिज्म मिलेंगे, छोटे छोटे एनेरिज्म्स आपके वेसल्स के. ठीक है. मॉडरेट में और चीजें भी हैं, इसके अलावा आपको ब्लॉट हेमरेजेस, हार्ड एक्सिडेट, कॉटन जिस होते हैं ना, ये बेसिकली इन्फार्क्ट शो कर रहे होते हैं. वीनस ब्लीडिंग या वीनस लूपिंग, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ना ये ऐसे समझे कि एक ना एबनॉर्मल वैस्कुलर पैटर्न बन जाता है, और ये पोटेंशियल रिस्क होता है इनकी वजह से, अगर ये मजीद आगे जाएंगे तो ये मैक्यूलोपैथी की तरफ जाएंगे, या फिर जिस जिस हाँ जिस एरिया को भी इफेक्ट करेंगे तो आपके भी विजन भी इफेक्ट हो सकता है. सो दीज आर बेसिकली दोज वेसल की ना अपने पोजिशन को, इनकी अलाइनमेंट्स, उनकी हाउ दे लुक, दे वो चेंज होना शुरू होते हैं. तो उसको हम कहते हैं कि वीनस ब्लीडिंग या लूपिंग शुरू होती है. इरमा इरमा बेसिकली आपका इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं. ठीक है, इसमें वो माइल्ड होती हैं और बाकी में वो ज्यादा होती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, बहुत डिटेल से जानेंगे, बस नाम मोटे मोटे पता होना चाहिए कि उसको जब आपको ऐसी चीजें मिलेंगी ना, तो फिर आपने मॉडरेट पकड़ना है. सवेयर में ना उन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे दिया, उस पर आपके चारों कॉर्वेट्स इन्वॉल्व है. अगर आपके चारों कॉर्वेट्स में, क्वाड्रेंट्स में, रेटिना को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, चारों में आपको ब्लॉट और माइक्रो मिल रहे हैं, बीडिंग आपको 2 में मिल रही है, और इरमा आपको एटलीस्ट मोर देन 1 क्वाड्रेंट में मिल रहा है, तो दैट इज सवेयर. ठीक है. ये सब नॉन प्रोलिफरेटिव थी, और जब वो प्रोलिफरेटिव में आती है, फिर आपकी नई वेसेस बन रही हैं, दैट इज न्यूरोवास्कुलराइजेशन. दिस कैन लीड टू विट्रस हैमरेज. सही. और एंड पे आपकी मैक्युलोपैथी है. मैक्युलोपैथी ना बेसिकली सेवेरिटी का मसला नहीं है, एरिया का मसला है. अगर आपका मैकुला इन्वॉल्व हो गया, फिर तो आपकी नजर नजर सॉरी, आपकी विजन जा सकती है. ठीक है. तो इसमें आपने फिर आपने विजुअल एक्ट की बहुत ज्यादा फॉलोअप्स करने होते हैं. ठीक है. सो रिमेंबर दीज टाइप्स ऑफ stages of retinopathy: mild, moderate, severe, and non-proliferative. Then you have proliferative and your maculopathies. मोटा मोटा आपको इनकी ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, यहाँ आगे क्यों नहीं जा रहा. ओके. सो मैक्युलोपैथी अगेन विजन के मसाइल है, तो इंट्रा विट्रल VEGF, ये आपका वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आपने देना होता है. नॉन प्रोलिफरेटिव में ऑब्जर्वेशन है, बार बार आपने आना होता है. अगर फिर भी सिवियर हो रहा है तो यू कैन डू योर लेजर. फोटोकोएगुलोपैथी. प्रोलिफरेटिव में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या लेजर कर लो फोटोकोएगुलेशन का, वही VEGF कर लो, या सर्जरी कर लो. अच्छा, लेजर फोटोकोएगुलेशन में ना एक थोड़ा सा मसला क्या होता है कॉमनली, इसमें स्कारिश करते हैं. आप जब लेजर से उसको जला रहे हो, तो दे उस पर ना आप जब इसकी पिक्चर देखो ना गूगल में, उस पेरिफेरी पे ना ब्लैक ब्लैक ग्रे ग्रीनिश से ना डॉट्स आपको मिलते हैं. तो वो जब वो होता है, तो उस वजह से क्या हो रहा होता है, उस स्काई से ना आपकी विजुअल फील्ड कम हो सकती है. दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. आपकी ना विजन, जो नाइट विजन होता है, वो इफेक्ट हो सकता है. आपकी जितनी भी रॉड्स है ना, वो साइडों में पड़े हुए हैं, इस वजह से आपकी कलर विजन भी खराब हो सकती है. तो इसके ये थोड़े से नुकसान हो सकते हैं, तो उस पर आपने नजर रखनी है. ठीक है. बस इसमें इतना सवाल नहीं पूछेंगे, बेसिकली वो आपसे ना शुरू में जो है ना, इसमें से पूछते हैं कि स्टेजेस क्या चल रही हैं, और इसमें बहुत रेगुलर अपने फॉलोअप्स करने होते हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा एक आइडिया कि किस स्टेज में हमें क्या करना होता है. तो ये नीचे वाले 3 नाम एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि प्रोलिफरेटिव हम ये कर रहे होते हैं. Diabetic nephropathy, again, I like to do things in boxes to make things clear. You have these 5 stages. ठीक है. हाइपर फिल्ट्रेशन फिर सिंपल आपका GFR बढ़ रहा है, ये आपका लेटेंट फेज है.
अच्छा, इसमें अब आपने ये जो कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं टू हेल्प यू डिफरेंशिएट, उन्होंने आपसे एक चीज और पूछना है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जीएफआर तो है, लेकिन आपका माइक्रो एल्ब्यूमिन बनने में बहुत साल लगेगा, साइलेंट फेट है, इसमें आपके आरएफटीज नॉर्मल होते हैं। असल कहानी और गेम ना वो इन तीन चीजों में हो रही है, इंसिपिएंट और अवर्ट में। इन दोनों के अंदर अब आपका माइक्रोएल्ब्यूमिनिया शुरू हो गया है, लेकिन जो आपका स्टेज 3 है ना, उसमें आपका 30 से 300 के बीच में और डिप्सिक भी कुछ नहीं आ रहा। और इसमें सही आपका प्रोटीन शुरू हो गया मोर देन 300, और आपका डिप्सिक भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आपने ना ये इंसिपिएंट और वर्ट में इन माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया और ये प्रोटीन की जो स्टेजेस है ना, और ये जो डिप्सिक चेंजेस है, इस पे नजर रखनी है। इससे आपने डिफरेंशिएट करना है स्टेज 3 स्टेज 4 को। और 5 तो चाहिए बिल्कुल ही ना, एंड स्टेरियल डिजीज है, जीएफआर कम है, रीनल रिप्लेसमेंट की थेरेपी की आपको जरूरत पड़ गई है। इसकी रीनल रिप्लेसमेंट की डिटेल्स में आपने नहीं जाना है अभी। ठीक है, फॉर नाउ बस इतना याद रखें, दिस इज अ गो टू टेबल टू रिमेंबर योर डायबिटिक नेफ्रोपैथीज। ठीक, डायबिटिक फुट डिजीज, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा जिस तरह एनएचएस में हम लोग बहुत बात करते हैं सर्विलेंस की, स्क्रीनिंग की, सो यूके में ये बहुत चीजें हैं, वो सर्विलेंस पे बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। कोई भी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है उसको कैसे वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, और पहले से उस पर नजर रखते हैं। सो ये जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, उनका पूरा क्लिनिक होता है अलग से फुट वालों का। उनकी नर्सेज होती हैं स्पेशल, वो उनको बताती हैं कि आपने कब कब अपना पाँव कैसे देखना है, बिकॉज इसके ना न्यूरोपैथीज होती हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बहुत कॉमन होती है, तो उनके अंदर पाँव के मसाइल शुरू होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, थिंग्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, तो दे दे हैव अ वेरी गुड सिस्टम टू कीप एन आई। और पेशेंट की एजुकेशन पे भी बहुत काम करते हैं, तो मरीज को खुद भी पता होता है कि मैंने अपना कैसे देखना है, कैसा फुटवेयर इस्तेमाल करना है, स्पेशल शूज एंड ऑल। सो दे हैव अ वेरी गुड सर्विलेंस एंड स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक फुट इन यूके एज वेल। सो अगेन इट्स अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो नाइस ने कहा है कि जी या तो ये होता है न्यूरोपैथी की वजह से, पहले बता आपकी सेंसेशन ही खराब है, आप नोटिस ही नहीं करोगे कि कोई छूत लग गया, कोई चोट लग गई, कोई पत्थर कांटा चुभ गया, तो यू वॉन्ट एबल टू सी इट। ठीक है ना, और नॉट नॉट सी इट, यू वॉन्ट एबल टू फील इट बेसिकली। और चूंकि इसमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बहुत कॉमन है, आपकी टांग की भी जो आर्टरीज उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है, प्लाक बैठना शुरू हो जाता है। सो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वेरी कॉमन इन डायबिटीज एज वेल, तो उसकी वजह से भी आपके मिसाइल शुरू हो सकते हैं, एंड यू कैन हैव स्कीम एंड ऑल। सो ये दो मिसाइल की वजह से बेसिकली यू कैन हैव योर फुट प्रॉब्लम्स। अब वो डिफरेंट हो सकता है कि अगर न्यूरोपैथी से तो होता है कि फील नहीं होता, सोया रहता है पाँव, इस सारी चीजें। इस्कीमिया में तो है बहुत ही ड्रास्टिक चीजें होंगी, पल्स ही फील नहीं होगी क्लिनिकली। अच्छा, इसमें एक बहुत मजे की बात थी, ABPI इंडेक्स, अगर आपने ये पढ़ी हो, तो ये हम बहुत कॉमन करते हैं, हम तो नहीं करते but हमें करना चाहिए पाकिस्तान में भी। पर यार स्पेशलिस्ट पीपल दे हैव आई ऑन योर एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। It's a very non-invasive test. It's a very good test to pick what? Peripheral artery disease. उसमें हम क्या करते हैं कि आपकी एंकल और आर्टरी का ना प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, प्रेशर भी हम देख रहे होते हैं, साथ डॉपलर कर रहे होते हैं। जो आपका नीचे डोर्सालिस पीडियस या ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी नहीं होती, उसके प्रेशर देखते हैं। उसको हम डिवाइड करते हैं आपकी ब्रेकियल प्रेशर की आर्टरी से, और फिर एक फिगर आ जाता है, पता नहीं 1 < 1.1 ये वो, तो उससे आप देखते हो कि हाँ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है कि नहीं। तो वो बड़ा एक अच्छा इंडिकेटर है टू कीप एन आई ऑन योर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। और हम वो डायबिटिक फुट्स के अंदर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि PAD इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, सो एंड दैट कुड लीड टू डायबिटिक फुट। तो जस्ट टू हैव एन आइडिया कि वो क्या चीज़ है, तो आपने जब एग्जामिनेशन करना होता है तो आप उसकी न्यूरोलॉजी की चीज़ें भी करते हो, जिसमें आप उसकी सेंसेशन देख रहे होते हो, वाइब्रेशन, वो सारा कुछ, पोजिशन, टोन, ये वो। और उसके अलावा आप स्कीमिक चीज़ें भी देख रहे होते हो, जिसमें आपने पल्सेस भी देखनी है, और आपने ABPI इंडेक्स भी निकालना होता है। ठीक है, हो सकता है पेशेंट क्लॉटिकेशन की कोई कंप्लेन करना शुरू कर दे, तो यू हैव टू लुक इन आई, कोई कैलिसेस बने हुए हैं, कोई अल्सर्स हैं, कोई सेलुलाइटिस है, कोई चार्कोट आर्थोपैथी बड़ी फेमस है डायबिटीज के हवाले से। So just keep an eye up on the diabetic foot. It's a very common clinical stuff as well. As a physician, as a MRCP, as an internal medicine, diabetes की complications are very important to keep an eye. अब करते क्या, स्क्रीनिंग में क्या कर रहे हैं, स्कीमिया में बस पल्सेस देख रहे हैं दोनों आपने। न्यूरोपैथी में 10G, अच्छा ये ना पूछती है 10G मोनोफिलामेंट का स्पेसिफिकली, ये आपने डिफरेंट जगह पे चेक करके देखना होता है। अच्छा, अब वो चेक तो आपने कर लिया, एंड रिजल्ट क्या निकला, आइदर द पेशेंट इज लो रिस्क और मॉडरेट और हाई। लो में क्या होता है, सिर्फ केयरलेस बनेगा। मॉडरेट में इन सब में से सिर्फ एक चीज होगी, आइदर डिफॉर्मिटी होगी, जिस तरह वो चार्कोट की हमने बात की, और न्यूरोपैथी, या फिर नॉन क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होगा। ठीक है, हाई में क्या है, प्रीवियस अल्सर्स, पुराने एम्पुटेशंस हुए हैं ऑलरेडी, सिवियर बाकी ऑर्गन्स भी जा रहे हैं, न्यूरोपैथी एंड नॉन क्लिनिकल लिम्ब इस्कीमिया, या फिर न्यूरो के साथ कैलस है, या फिर नॉन क्रिटिकल इस्कीमिया के साथ कैलस है।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि आपको लो रिस्क, मॉडरेट और हाई रिस्क का डिफरेंशिएशन कैसे होगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। So again, clinically diabetic foot disease very important. Remember the pathophysiology could be because of your neuropathies or could be because of your PAD, that is your peripheral artery disease. And remember your ABPI index to diagnose brachial artery, sorry, peripheral artery disease. Okay, good. So that was all those मोटी complications of क्या कहते हैं डायबिटीज, जिसमें DKA, HHS, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये पांचों के पांचों का आपको अच्छा सा एक आइडिया होना चाहिए बिकॉज दे कैन आस्क यू स्टफ इन दैट। अब एक और कंडीशन है, जो हम डायबिटीज की बात कर रहे थे, तो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ ही हम हाइपोग्लाइसीमिया भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की डिफरेंट कॉजेज है। हमारे दिमाग में से वही होता है कि जी डायबिटीज एसोसिएटेड ड्रग रिलेटेड ही होगा, लेकिन अदर कॉजेज एज वेल। उसमें ना इंसुलिनोमा, इंसुलिन बहुत ज्यादा निकल रही हो, हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। सेल्फ मतलब ड्रग्स की वजह से लिवर फेलियर, बिकॉज आपका पूरा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है। एडिसन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, अल्कोहल के अंदर बहुत कॉमन है। सो जस्ट हैव अ फेयर आइडिया ऑफ ऑल द कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेस देन 3.3 है, तो आपको ये ऑटोनोमिक सिम्टम्स आएंगे जो बहुत कॉमन है। स्वेटी, शेकी, हंगर, एंजाइटी, दिल डूब रहा है, वो सब फील होता है। दे नो दिस पेशेंट सिम्टम, डायबिटीज वालों को पता होता है कि हाइपोग्लिसीमिया कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगेन NHS UK में बहुत अच्छी ट्रेनिंग है इसके ऊपर, वो उनको पूरा गाइड करते हैं, पास मीठा रखें, मतलब ये सिम्टम्स होते हैं, ये करना है, दे ऑल नो द स्टफ। और आपके न्यूरो सिम्टम्स कब आएंगे? लेस देन 2.8 पे, वीकनेस, विजन लॉस, कंफ्यूजन, डिजीनेस, तो ये सारा कुछ आपको तब आएगा। सही। ओके, बिफोर गोइंग इनटू दिस, लेट्स डू इंसुलिन, और फिर साथ में हम ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत मजे का है। इसमें ये सी पेप्टाइड इंसुलिन, ये कैसे पता चलता है कि कॉज क्या है, उसके डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले इंसुलिनोमा डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कम बैक टू दिस डब्बा। So insulinoma is again a very a cause of hypoglycemia. We need to remember this. It's not that common. Yes, drug-associated hypoglycemia is more common, but this is something to keep in mind because MRCP people love to ask insulinoma, so that's why we're doing this. कि उनको ये बड़ा अच्छा लगता है। तो एक न्यूरो एंडोक्राइन है, और जो आपके पैंक्रियास के सेल्स है ना, लैंगरहैंस सेल्स, जहाँ से इंसुलिन निकल रही होती है, उधर बनते हैं और बस दबा के इंसुलिन निकाल रही होती है। अब हमें पता है कि इंसुलिन का काम ही ग्लूकोज को कम करना है, तो हाइपोग्लिसीमिया तो हो गई होगा। लेकिन इसमें एक पैटर्न है जो कि वो हमेशा आपको क्लिंचर में देंगे। वो पैटर्न क्या है? अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और सडन वेट लॉस, वेट गेन, वेट गेन, वेट गेन, वेट गेन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पेशेंट को पता होता है यार, ये अंदाजा हो जाता है कि एकदम से खराब हो रहा है, इसको ना भूख लगेगी। वो अपने हाइपोग्लाइसीमिया को बचाने के लिए ना, उसको पता भी नहीं होता ये इंसुलिनोमा है, लेकिन सिम्टम्स उसको बता रहे होते हैं कि यार ऐसे मैं घबराता हूँ, नकाहत होती है, स्वेटिंग, वो सारा कुछ चल रहा है, बना है फूड, आई फील बेटर, सो दे कीप ऑन हैविंग फूड अगेन एंड अगेन। तो इस वजह से आपका ना एक बहुत सडन वेट गेन होता है। तो ये बहुत बड़ा एक क्लिंचर होगा, इसके अंदर सडन वेट गेन होगा और मॉर्निंग हाइपोग्लिसीमिया होगा। ठीक है। और तीसरा क्लिंचर क्या होगा? आपकी लैब्स। लैब्स में बेसिकली क्या होता है? इंसुलिन तो ज्यादा होगी होगी, लेकिन एक चीज होती है प्रो इंसुलिन और इंसुलिन रेशो, वो भी बढ़ जाती है आपकी। ठीक है। और उसमें सी पेप्टाइड बड़ा होता है। अब सी पेप्टाइड का ना इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है? आप, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, सिर्फ इंसुलिन की बात करें जो एंडोजेनस हमारी बॉडी में निकल रही होती है। अब इंसुलिन निकली, ठीक है, उसके साथ एक एक अल्फा चेन होता है, एक बीटा चेन होता है, मतलब वो जुड़ा होता है। मैं थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रही हूँ। अब होता है कि मतलब जब हमारी बॉडी से निकलती है उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन के तौर पे निकलती है, फिर बाद में आके वो प्रोटीजेज आते हैं और उसको दो चीजों में कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ फोड़ देते हैं। सी पेप्टाइड अलग हो जाता है और इंसुलिन अलग हो जाता है। यहाँ तक चीज क्लियर है? लेट मी रिपीट, आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू गाइस। सो नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है बॉडी की, नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें कि आपके पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकली, नॉर्मली इंसुलिन ना प्रो इंसुलिन की फॉर्म में निकलती है। आगे आके प्रोटीजेज उसको दो चीजों में कन्वर्ट कर देता है, दैट प्रो इंसुलिन डिवाइड्स इनटू सी पेप्टाइड एंड इंसुलिन, और फिर इंसुलिन एक्टिव हो जाती है, फिर जाके वो अपना काम शुरू हो जाती है। सो जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स होंगे, तो सी पेप्टाइड के लेवल्स भी आपने चेक करने होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आप इस डब्बे की तरफ आए। ठीक है। इंसुलिन, सी पेप्टाइड, और इसका मकसद क्या है? अगर इंसुलिन भी ज्यादा है और सी पेप्टाइड भी ज्यादा है, इसका मतलब है एंडोजेनस प्रॉब्लम है। सही है ना? क्योंकि ये तो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि जब इंसुलिन निकलेगा, इंसुलिन ज्यादा है,
जितनी इंसुलिन होगी उतनी पेप्टाइड भी होगा, क्योंकि वो पूरी इंसुलिन के दोनों पार्ट्स हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी, सो नॉर्मल फिजियोलॉजी व्हाट्स गोइंग ऑन, उसके बाद आपको ये अच्छा समझ आएगा। अगर ये दोनों बड़े हैं, इसका मतलब है एंडोजेनस कॉज है, जिसके अंदर ये आपके इंसुलिनोमाज आते हैं, और आपके सल्फोनाइल अब्यूज इस भी अंदर आता है। क्योंकि सल्फोनाइल का काम क्या है? सल्फोनाइल यूज का काम ये है कि वो आते हैं और वो आपके जो पेनकैक्टिक बीटा सेल्स उनको ना स्टिमुलेट करते हैं कि चलो जी इंसुलिन निकालो। तो जब भी सल्फोनाइल यूज आप देंगे और उसने जाके बीटा सेल को कहा कि इंसुलिन निकालो, तो जितना इंसुलिन निकलेगा उतना आपका सी पेप्टाइड भी निकलेगा। सो दैट्स व्हाई इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके ये दोनों हाई होंगे। फेयर एनफ। अगर इंसुलिन जाता है लेकिन सी पेप्टाइड नहीं है, इसका मतलब है एक्सोजेनस इंसुलिन दी है। ये जो हम इंसुलिन की जो होते हैं ना 70-30, ये वो मिक्सड ये वो, फिर इसका मतलब वो आया है। तो उसमें आपने डिफरेंशिएट करना, कुछ लोग होते हैं कि जो ना अपना वेट कम करने के लिए फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स वाले लोग होते हैं, गलती से इंसुलिन ज्यादा लगा ली, तो उसके अंदर आपका ये पैटर्न बनेगा। तो हाउ गुड इज दैट? और अगर ये दोनों ही कम है, इसका मतलब है कोई नॉन इंसुलिन प्रॉब्लम है, लाइक एल्कोहल है, एड्रिनल है, ग्रोथ डिफिशियंसीज है, स्टार्वेशन है। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस दबा? And just on the basis of insulin and C levels, you can differentiate the potential causes of hypoglycemia. So that's why I just had both of these together to have a very good concept. अब इंसुलिनोमा के अंदर क्या होगा? आपका सी पेप्टाइड भी ज्यादा होगा और आपका इंसुलिन लेवल भी ज्यादा होंगे, दोनों। और जो आपका प्रो इंसुलिन इंसुलिन रेशियो है ना, वो भी बड़ा होगा। ठीक है। और डायग्नोसिस में क्या होता है? प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, सुपरवाइज, ये भी अपने अंदर करनी होती है up to 72 hours, and that helps in the diagnosis and you check the levels as well. और जो आपने लोकलाइज करना है उसके लिए आपने सीटी स्कैन कर लेना है। ठीक है। और इस पे ट्रीटमेंट आपकी सर्जरी है, डायाजोक्साइड एंड सोमेटोस्टेटिस होते हैं। अब इसका काम करें, ये बेसिकली ना पोटेशियम चैनल ओपनर है। ठीक है। और इसका ना एंटी हाइपरटेंसिव रोल भी होता है और हाइपरग्लाइसेमिक रोल भी होता है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो कहीं भी कोई ऐसा मसाइल हो जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन एक्सेस, उस बंदे के अंदर आपने हाइपर ग्लाइसीमिया कराना है, तो उसको आप डायजाक्साइड दे देते हो, और स्वेटासेटिन भी आप दे सकते हो। लेकिन ये तब देनी है जब आपकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज डू योर सर्जरी। ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पे मैं पास मेडिसिन में एक टेस्ट दिया हुआ है, इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट। उस इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट को आपने इंसुलिनोमा के स्ट्रेस से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वो जो टेस्ट है ना, इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट, दैट इज फॉर हाइपोपिट्यूटरिज्म। उसमें हम आईवी इंसुलिन देते हैं और फिर चेक करते हैं ग्रोथ हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल्स कैसे हैं। अगर आपका पिट्यूटरी फंक्शन अच्छा काम करे तो ये दोनों बढ़ जाते हैं। सो इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट को आपने इस वाले इंसुलिनोमा के टेस्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। ओके, हाइपोक्लीमिया एंड हाइपरटेंशन अगेन डब्बा। इसमें हमने बेसिकली आपको सिनेरियो देना है, उस पेशेंट को हाइपोक्लीमिया होगा और वो हाइपरटेंशन या नॉर्मल टेंशन देते हैं, देन दे वांट यू टू आस्क दीस कॉजेस। सो हाइपोक्लीमिया और हाइपरटेंशन में ये रटी चीजें, इफ एनीवन हैज अ गुड निमोनिक तो डू शेयर। सो उसमें कुशिंग, कॉन्स, लिडल्स और 11 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी, हमने जब ये किया था मैंने आपको बताया भी था स्पेसिफिकली। बस एक बात याद रखें कि इस वाले में हाइपरटेंशन होती है, जब हम कल परसों स्लाइड्स कर रहे थे। और विद हाइपरटेंशन में डायबिटिक्स है, जेलॉस, बार्टर एंड जिटलमैन, हम ये आगे डिस्कस भी करेंगे, से भी डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों हमने अलग से भी डिस्कस करना है, बट दिस इज अ डब्बा दैट यू हैव टू क्रैक एंड देन लव टू आस्क कि हाइपोक्लीमिया है विद हाइपरटेंशन, हाइपोक्लीमिया विदाउट हाइपरटेंशन। ठीक है। तो ये आपने डब्बा याद कर लेना है। हाँ, ये हम बात करे थे लिटिल्स, बार्टर to जिटलमैन। Again, somehow they like to ask this. So instead to do them अलग-अलग, तो I put them all together ताकि कंपेयर करें ना, चीजें बहुत आपको आसान याद हो जाएंगी। लीडर्स क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, और ये रिसेसिव। ठीक। इसमें हाइपरटेंशन है, इन दोनों में हाइपरटेंशन नहीं है, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। ठीक हो गया। अब ना वो आपसे जो ये जो ब्लू में ना कॉज बेसिक पैथोफिजियोलॉजी का चले, ये पूछते हैं इसमें क्या है। सोडियम चैनल के मसाइल हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। यहाँ पे आपका डिफेक्टिव क्लोराइड एब्जॉर्प्शन है आपके सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का। उसमें ये सीकेट NK-CC2 पूछ सकते हैं आपसे असेंडिंग लूप में। ठीक है। ये डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये असेंडिंग ट्यूब्यूल है। और इसमें क्या है? आपके सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स इन योर डिस्टल ट्यूब्यूल अगेन, सोडियम चैनल्स, क्लोराइड एब्जॉर्प्शन का मसला है, और यहाँ पे आपके डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे आपके सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर का मसला है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये पता होनी चाहिए, डिस्टल डिस्टल एंड यहाँ पे लूप फैले, दे कैन आस्क दिस। और हाइपरटेंशन, नॉर्मल टेंशन की बात हमने ऑलरेडी कर ली। इसमें आपने ना एमिलोराइड और ट्राइएम्प्टेरिन देना होता है।
अब आप ये सोचेंगे ये है क्या? ये बेसिकली पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। ठीक है। वाटर में क्या है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोक्लीमिया, नॉर्मल टेंशन हमने बात कर ली। इस पे भी हाइपो नॉर्मल टेंशन है, और हाइपोक्लीमिया भी ऑलरेडी नो। हाइपोकैल्सियूरिया हो सकता है, मैग्नीशियम कम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ओके, ये पता हो तो अच्छी बात है। सॉरी, कहाँ चले गए? लेकिन ये जो टॉप की 3-4 फीचर्स है ना, ये इनको बहुत पूछना पसंद है। सो दिस इज टू हैव एन आइडिया, शेयर अगेन दिस बॉक्सेस विद यू गाइस, क्योंकि वहां पे 5 मिनट से में हर चीज अलग अलग है, यू गेट कंफ्यूज। तो व्हेन यू हैव दिस रिप्रेजेंटेशन, तीनों सामने हैं, यू कैन इजीली compare themselves. So remember this dippa. Amenorrhea, not that commonly tested thing, but still it's part, तो हम कर लेते हैं। So अच्छा, बेसिकली एमनोरिया को उन्होंने डिवाइड किया है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। अब प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी एमनोरिया का बेसिकली मकसद है कि उसको फेलियर टू एस्टैब्लिश योर मेंस्ट्रुएशन बाय द एज ऑफ 15, who had normal sexual characteristics, ठीक है, और 13 who do not have sexual characteristics, मतलब कभी हुए नहीं ना। You reach, जैसे menarche एक एज है ना, so you wait till that age. So whenever you reach your menarche and still you have no periods, no menstrual cycle, that is your primary, कभी हुआ ही नहीं। सेकेंडरी में ये होता है कि you had your regular periods before, now there is cessation of menstruation for 3 to 6 months, ठीक है, जिसका प्रीवियसली बिल्कुल रेगुलर साइकिल था, या फिर ओलिगोमेनोरिया को भी हम कह सकते हैं। सही है, तो ये आपने देखना है, कभी हुआ ही नहीं, और you had your normal cycle before and now you're having problem, that is the cause of secondary. So जैसे की बनाए मोटा मोटा कॉजेस का, टर्नर का इनको पसंद है, thalamic problems, ठीक है, और we already discussed congenital atrial hyperplasia, imperfect hymen could be there. सेकेंडरी कॉजेस, हाँ ये बहुत कॉमन है, जो फिजियोलॉजिकल होते हैं, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज, इसमें ना ये पीसीओएस में है, प्रोलेक्टिन में भी हमने ऑलरेडी बात की, थायराइड की बात हम कर चुके हैं। शीहान सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि इसमें ना पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूडिज्म होता है। एकदम से आपकी ना पीपीएच हुआ पेशेंट को, चाइल्ड बर्थ में बहुत जब वेट लॉस होता है ना, तो आपकी ऊपर पिट्यूटरी की ना स्किन में नेक्रोसिस हो जाती है, उसकी वजह से आपकी हाइपोपिट्यूटिज्म शुरू हो जाता है, देन यू हैव सिम्टम्स ऑफ एमनोरिया एज वेल, इसको हम कहते हैं शीहान। और एशर हैंड में क्या होता है कि कोई भी ऐसा होता है, कोई ऐसा आपने यूट्राइन प्रॉब्लम प्रोसीजर किया, इंट्रा यूट्राइन ना, कोई जिस तरह ये डीएनसी वगैरह करते हैं, सो उसमें आपने कोई ऐसा प्रोसीजर किया जिसकी वजह से आपका स्कारिंग शुरू हो जाती है। जब आपकी स्कारिंग होगी तो देयर इज नो साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, तो दैट इज नोन एज एशरमैन सिंड्रोम। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन एडिशंस बन जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं, कोई भी ट्रॉमा अगर हो आपके यूट्रस को। सो दीज आर द सेकेंडरी कॉजेज एंड प्राइमरी कॉजेज। ओके, ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन थिंग, कॉमन रूल आउट प्रेगनेंसी सबसे पहले। ठीक है, देन कॉजेज पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स द कॉजेज, वी डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आपको पता है कि सीलेक, हाइपोथर्मिया, ये सब एमनोरिक कॉजेज हैं सेकेंडरी। अच्छा, ये असल में काम है आपके ग्लैंडोट्रोफिक्स। ठीक है, लो लेवल्स का मतलब है कि हाइपोथैलेमिक कॉज है, वेज रेज का मतलब है कि ओवेरियन प्रॉब्लम है। कि कितना अच्छा इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, बस आपने ये लाइन याद कर लेना। ठीक है, बाकी ये सारा कुछ आपके कॉजेज पे है, एंड्रोजन, प्रोलेक्टिन, इस्ट्रोजन। So basically always rule out pregnancy, number one thing, and remember this, okay, low levels of gonadotrophin, hypothalamic, raise in ovarian problem, बस इतना याद रखना है। Then we have premature ovarian insufficiency, इसमें क्या हो रहा है? Onset of menopause है early, ठीक है, normally से 50-51 is the common age generally for your menopause, बट इन प्री मेच्योर ovarian insufficiency में क्या होता है, आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, वो टिपिकली आपकी लैब की जो वैल्यूज होती हैं उसमें जो मेनोपॉज में होती है वो नजर आना शुरू होती है, लेकिन बिफोर 40 वो हम आगे बात करेंगे वो लैब वैल्यूज क्या है। सो फॉर नाउ, टिपिकल लैब वैल्यूज फॉर मेनोपॉज एंड यू हैव दो सिम्टम्स बिफोर 40 मींस प्री मेच्योर ovarian insufficiency, इतना आप याद रखें। अब कौन सी की बात करें तो कभी किसी में ना ये फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली में रन करा होता है कि जल्दी हो जाता है, इडियोपैथिक हो सकता है, या कोई ऐसा मसला है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्जरी हुई है, आपने ओफ्रेक्टमी की है, इट्स वेरी कॉमन इन कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपीज के पेशेंट्स के अंदर। ये तो कोई ऐसा सिनेरियो होता है, ज्यादातर इडियोपैथिक विद फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अदरवाइज ओफ्रेक्टमी सर्जरी फॉर एनी रीजंस, और कीमोस और रेडिएशन दैट कैन लीड टू प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। तो ऐसे कुछ शायद वो आपको सिनेरियो में क्लूज देंगे और साथ ही दे देंगे। ज्यादातर वो आपको सिम्टम और ना लैब देते हैं। सिम्टम में क्या होता है, वही जो हमें मेनोपॉज में हो रहा है, फ्लशेस,
हॉट फ्लशेज, नाइट स्वेट्स, इनफर्टिलिटी, अच्छा ये लेवल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है. So you have your raised FSH and LH levels and your low estradiol in labs पे आपने नजर रखी. ठीक है. तो these are the lab values that you need to keep an eye on. FSH levels आप LH बढ़ जाएंगे और आपका estradiol कम हो जाएगा. तो this is the typical lab values and these are the typical symptoms if we have you both before 40. Think of premature ovarian insufficiency. ट्रीटमेंट क्या है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है, लेकिन आप ये याद रखना है कि HRT की ना कॉम्प्लिकेशन बहुत है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, तो पीसीओएस आके लेके चले. हाँ, HRT की बात करें तो HRT में आपने इनको देनी है. और कॉम्प्लिकेशंस क्या थी इन पेशेंट्स को? ना रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का भी, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर्स, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक. ठीक है. इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज इफ दे आर टेकिंग दैट फॉर मोर देन 10 साल. अगर 10 साल से आप ले रहे हो तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको वैसे पता होना चाहिए. HRT के अंदर ये प्रोबेबल थिंग्स हो सकती है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ ऑल दिस रिस्क. वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक, इवन कैंसर्स की हिस्ट्री इनके अंदर बढ़ जाती है. ठीक है. पीसीओएस, हाँ, एक कॉमन टॉपिक पे सवाल आ सकता है. तो इसके लिए ये डेफिनेशन है. इन तीनों में से ना हमें कुछ एटलीस्ट दो चाहिए होती हैं. एक तो आपकी इनफ्रीक्वेंट और नो ओवुलेशन हो रही होती है, क्लिनिकल साइन हिर्सुटिज्म, एक्ने, इस तरह की चीजें हैं, और आपको अल्ट्रासाउंड पे वो मिल रही होती है सिस्टर वगैरह. ठीक है. उसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 12 फॉलिकल्स. तो ये पूरा एक अल्ट्रासाउंड का एक वो है. तो एटलीस्ट इलेक्ट्रोसाइड सॉरी अल्ट्रासाउंड, व्हाट आई वाज सेइंग, सॉरी गाइस, नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड, सो अल्ट्रासाउंड में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिल रही होंगी. क्लिनिकली या बायोकेमिकल फाइंडिंग्स होती है इसके अंदर. आपके हिर्सुटिज्म, एक्नी है, एलिवेटेड लेवल ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन्स है, और आपकी ओवुलेशन के मसाइल हो रहे हैं. इन तीनों में से अगर दो चीजें भी होंगी दैट्स योर पीसीओएस. ठीक है, फिर है ना. आमतौर में पेशेंट्स आ रहे होते हैं ये ना इनफर्टिलिटी सबफर्टिलिटी सब बहुत एसोसिएटेड है. दे प्रेजेंट एंड दे सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी. उसमें यू हैव टू डू योर पीसीओ वर्कअप्स. मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया हो सकते हैं, और ये हिर्सुटिज्म एक्ने तो बहुत ही कॉमन है. और ये क्यों हो रहे हैं? आपके एंड्रोजन लेवल, जब आपकी हाइपर एंड्रोजनिज्म शुरू हो जाता है, तो अब जैसे हमने ये बात भी की थी फ्री टेस्टोस्टेरोन, तो दैट इज लीडिंग टू हिर्सुटिज्म, एक्ने, पेशेंट्स आर ओबीज. ठीक है. और हाँ, इसमें ना एक फैक्टर होता है जो इट्स अ मेटाबॉलिक डिजीज ना, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है. यू कैन हैव दैट एक्anthosis nigricans, जिसमें वो थोड़ी डार्क ब्राउनिश पिगमेंटेड स्किन हो जाती हैं आपके एक्जिला, ग्रॉइन्स और आपके नेक पे. तो ऐसा शायद वो आपको ना सिनेरियो में दें, सिर्फ अगर आपको एक्anthosis nigricans दे दें and they are suffering with menstrual problems, infertility, think of PCOS. सही. तो ये देख लें. तो ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए. ये भी थोड़े से सिम्टम डिस्कस किए, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. इन सेकंड इसके अंदर वो होता है रेस LH और FSH रेशो, वेरी क्लासिक. ठीक है. ये एंड्रोजनल लेवल्स तो बड़े तो होते ही ना, ये तो मैं पता चल गया ना. लेकिन अगर वो आपसे रेशो पूछे ना, तो आपने याद रखने के LH रेशो FSH रेस्ड, वेरी क्लासिक ऑफ PCOS. ठीक है. So, I think we have a fair enough idea what is the criteria, what are the symptoms with which they will present. और जो आपकी लैब्स है उसमें आपने सारा कुछ कराना होता है, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एंड्रोजन लेवल्स हैं, और दूसरा आपका क्या है, LH और FSH रेशो बड़ा होगा. इस पे आपने नजर रखनी है. अब हाउ डू वी ट्रीट? अब ट्रीटमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो आपने हिर्सुटिज्म, एक्ने, जो उसकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना है. दूसरा आपका जो इनफर्टिलिटी का मेन प्रॉब्लम चल रहा है उसको ट्रीट करना है. ये आपने दो काम करने हैं. अब हिर्सुटिज्म और एक्ने में तीन ऑप्शन है. सबसे पहले कंबाइंड ऑल रिसेप्टर पिल्स. ठीक है. तो आपने COC पिल्स देनी है, दैट विल हैव हिर्सुटिज्म. सेकंड टॉपिकल एफ्लोरेनिथीन है. अच्छा, एफ्लोरेनिथीन ना बहुत बहुत मजेदार दवाई है. इसका ना एक वेट एस्पेक्ट ये है कि एंटी पैसेटिक है ये, और एंटी पैसेटिक होने के अलावा से कॉस्मेटिक इफेक्ट्स भी हैं. सो टॉपिकल एफ्लोरेनिथीन जो है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट हैज पैसेटिक एक्टिविटी भी होती है इसकी, एंटी पैसेटिक आई वुड से, एंड दूसरी कॉस्मेटिक भी होती है, तो वो भी आपका हेल्प करती है. और तीसरी एन पे अंडर सुपरविजन स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट में क्या है, स्पाइनोटोन, फ्लूटामाइड, फिनेस्टराइड, सॉरी. बस ये पूछ लें, लेकिन ये टॉप टू आपसे पूछते हैं. ये आपसे ये पूछते हैं COCs कंबाइन ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका काम ना बन सका तो वो टॉपिकल पे आ जाते हैं. तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है. और जहां पे भी हमें पता है कि जब हम ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं तो इंक्रीज रिस्क ऑफ
वीनस थ्रोम्बोलिज्म तो है ही है ना, तो अब ऑलरेडी पेशेंट को और भी फैक्टर्स हैं थ्रोम्बोलिज्म की, तो उसके अंदर तो आप ये नहीं दोगे ना, फिर आप उसको टॉपिकल दे दोगे। तो आपने इन चीजों पर नजर रखनी है, ठीक है। इनफर्टिलिटी में अगेन इट्स ऑल अबाउट वेट रिडक्शन, पर अगेन ये वो है यहाँ पे स्पेशलिटी आता है, हमें सिर्फ अपने लेवल पे शायद वो हमसे पूछे तो दो ही बातें, इनफर्टिलिटी में जो डिबेट है ना वो है मेटफॉर्मिन या पे क्लोमिफिन। अब कंसेंसस क्या है कि आपने क्लोमिफिन ही लेनी है, ठीक है। क्लोमिफिन क्लोमिफिन क्लोमिफिन, इसका जो साइड इफेक्ट वो क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, और कभी कभी इफ मेटफॉर्मिन इज नीडेड इट्स गिवन इन कॉम्बिनेशन विद क्लोमिफिन, ठीक है। अदरवाइज दिस इज समथिंग दैट इज अंडर द स्पेशलिटी पीपल, ठीक है। ओके, अगले दो चार टॉपिक्स बस जल्दी से कर लेते हैं, पार्ट ऑफ सिलेबस नॉट दैट कॉमनली आस्क्ड। सर्वाइकल कैंसर में क्या है, हाँ एचपीवी वेरी कॉमन, human papilloma virus is very much particular and associated with cervical cancer. Just to keep you updated, even अब पाकिस्तान में भी एक काम चल रहा है जिसमें वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे तो प्राइवेटली पहले भी अवेलेबल थी, पर नाउ दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दैट ऑन द, जिस तरह ईपीआई का स्केड्यूल होता है ना उसमें दे आर टारगेटिंग गर्ल्स 9 से लेकर 14 ईयर्स तक, तो उनके लिए एक नया प्लान आ रहा है, हो सकता है इसी साल या नेक्स्ट साल वो स्टार्ट भी कर दें। So they're going to be free, just like EPI vaccination. So they are introducing human papilloma virus vaccine as well, keeping in mind the increasing number of cervical cancers in Pakistan and worldwide. So this is a very good initiative on public health as well. Just a few information on the development as well. So HPV, हाँ जहाँ भी cervical cancer का जिक्र आएगा ना आपने बस HPV पकड़ लेना है, वो कॉलेज पूछ रहे हैं। सिनेरियो में क्या आएगा, बड़े वेग सिम्टम्स, अगेन abdominal discomfort, bloating, pain, ये सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है। इस डायरिया कुछ भी हो सकता है, दे हैव वेरी जनरलाइज्ड नोटोरियसली वेरी वेग सिम्टम्स, ठीक है, फॉर योर सर्वाइकल कैंसर्स। लेकिन रिमेंबर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो एचपीवी वायरस की है, और उसके अलावा वो पूछे तो बाकी ये स्मोकिंग है, एचआईवी, अर्ली इंटरकोर्सेज, multiple sexual partners, because again because of all these you have high chances of having this high parity, low socioeconomic status, pills. Okay, but again, the most common factor is human papilloma virus. बस इसमें आप यही याद रखें, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। Endometrial cancers, yes. इसमें क्या है, risk factors, you have your increased levels of estrogen के कोई भी मिसाइल हो, metabolic problems, कुछ भी obesity, diabetes, polycystic, tamoxifen ले रहे हैं, जो कैंसर ट्रीटमेंट, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलेक्टरी कार्सिनोमा, जीआई में हमने डिस्कस किया था। बस आपने बस याद रखना है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, हर एक चीज का एक क्लिंचर होता है। सो एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर आपने पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बंदी एनी वुमन हु इज मोर देन और इक्वल टू 55 प्रेजेंट विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, बस रेफर कर दें फॉरेन सस्पेक्टेड कैंसर पाथवे में। पहला टेस्ट क्या है, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, उसमें आपने एंडोमेट्रियल थिकनेस देखनी है, लेस देन 4 ऑल गुड, नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू बड़ी हाई है, ये बड़ा अच्छा है, सेव घर भिजवा दे, कुछ भी नहीं है। हाँ मोर देन 4 पे है तो आप क्या करोगे, स्टेरोस्कोपी करोगे और बिopsy करोगे, दैट विल हेल्प यू फाइंडिंग द डायग्नोसिस। तो आप ये दो टेस्ट याद रखने हैं। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर आपने सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है, सिनेरियो में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगी, फिर आपने उसको कैंसर पाथवे पर डालना है कि 55 है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। सबसे पहला टेस्ट क्या होगा, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, उसमें आपने एंडोमेट्रियल थिकनिंग देखनी है, लेस देन 4 ऑल गुड, मोर देन 4 है तो आपको रेफर कर दोगे स्टेरोस्कोपी के लिए, साथ ही बिopsy कर लेंगे। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसके हवाले से, ठीक है। देन द वेरिएंट कैंसर, अगेन not that commonly asked, but you should know the association with BRCA1 and BRCA2. अच्छा, अब इसमें टेस्ट इंपॉर्टेंट है CA125, ठीक है, दैट इज द वन दैट इज नॉट बी रिकमेंडेड, पर वी हैव टू नो वन थिंग, ये CA125 और चीजों में भी बढ़ सकता है, जो क्या है एंडोमेट्रियोसिस, मेंस्ट्रुएशन, इवन बिनाइन ओवेरियन सिस्ट, तो इस पे भी आपका CA125 बढ़ जाता है। इफ इट इज रेज्ड देन यू विल डू एन अल्ट्रासाउंड अर्जेंट स्कैन, ठीक है। और अगर आपको डायग्नोसिस में भी फिर भी हेल्प नहीं हुई तो फिर आप क्या करोगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोटमी। सो एंडोमेट्रियल कैंसर्स और ओवेरियन कैंसर की इन्वेस्टिगेशन और एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सिम्टम क्या था, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एज और ये टेस्ट ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड और बिopsy और स्टेरोस्कोपी, ये आपको याद रखना है। एंडोमेट्रियल सॉरी ओवेरियन कैंसर में आपने BRCA1-2 की एसोसिएशन याद रखनी है। सेकेंडली CA125 करना है, ज्यादा है तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एम्बिग्युइटी है तो डायग्नोस्टिक लेप्रोटमी करेंगे, दैट्स इट। अगेन ऑल दीज 3 कैंसर्स आर मोस्टली स्पेशलिटी रेफरल्स। यहाँ से बेसिक कहानी शुरू होती है। यहाँ पे अब हमने टेक अ डीप ब्रेथ बिकॉज वी आर गोइंग टू डाइव इन अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स। दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी, बट आई हैव ट्राइड टू थिंग्स इन अ वे कि जो कि इंशाल्लाह समझ भी आ जाए।
और ये वो चीजें जिनकी चीजें मैं आपके साथ ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, सो दैट यू कैन रिवाइज, बिकॉज दीज आर ट्रिकी। कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सोडियम, वो हाइपोनाट्रीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरकैल्सीमिया एंड थर्डली हाइपरकैलीमिया, ये तीन हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी जिस कीप एन आई। सो हाइपरनेट्रीमिया की बात हो रही है, इसमें मतलब इतना सवाल नहीं आता। डिहाइड्रेशन, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, डायबिटीज इंसिपिडिस ऑलरेडी हमने बात कर लिया, और आईवी एक्सेस, नॉट दैट मच आस्क, बस सिर्फ ये एक बात याद रख लें। नाइस क्या कहता है कि अगर आपने करेक्शन करनी भी है तो नो ग्रेटर देन 0.5 ml मिलीमोल पर आवर। आहिस्ता आहिस्ता, अगेन जो हम सेंट्रल वो जो कहते हैं पोंटाइन डी माइलोसिस वाली बातें करते हैं, वो इसमें आया होता है। रैपिड आपने इसको ठीक नहीं करना होता। और हाइपरनेट्रीमिया के इतने ज्यादा सवाल आएंगे नहीं, हाइपोनेट्रीमिया के आएंगे, बहुत सवाल हम आगे करेंगे। सो इसमें आपने बस इतना याद रखना है। हाइपरक्लेसीमिया नाउ इज इंपॉर्टेंट, इवन तो थोड़ा सा हाइपरक्लेसीमिया हमने वो पैराथायराइड की प्रॉब्लम में कर लिया था, लेकिन जनरली आपको टू दी मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म और दूसरी कैंसर, ये दो ही बातें नहीं पूछनी है, ये तो बहुत पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज द कॉमन कॉज, मेलिग्नेंसी। तो ये दो बातें आप याद रखनी है। नॉन हॉस्पिटलाइज में प्राइमरी हाइपर पैराथायराइड, और हॉस्पिटल में मेलिग्नेंसी। उसका कारण क्या है सॉरी, व्हाट्स द कॉजेज, सो इट्स पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स। और ये हमें याद है उसमें क्या भी था, स्क्वैमस सेल की ना, वो जो पैरान्यूप्लास्टिक था उसमें आपका ये रिलीज होता है। साथ बोनी मेट्स होते हैं, माइलोमिया में आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, तो उस वजह से भी। सो दीज आर द जिल थ्री कॉजेज इन मेलिग्नेंसी दैट विल कॉज हाइपरकैल्सीमिया। वी ऑलरेडी डिड द कॉजेज ओवर देयर, द वो मोन्स, ग्रोन्स, साइकिंग मोन्स एंड वो स्टोन्स एंड ऑल। अच्छा, ट्रीटमेंट में आप ये जो हाइलाइटेड बात है ये याद रखनी, सबसे पहले फ्लूइड्स 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 एंड फ्लूइड्स। सेकंड बिस्फॉस्फोनेट, थ्री कैसिटोनिन, कुछ ना बन पड़ा तो लूप डायरेक्टिक्स, ये चार चीजें हमें याद रखनी है। फर्स्ट सेलाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, सीधा सेलाइन लगा दें। सेकंड बिस्फॉस्फोनेट्स, थर्ड कैसिटोनिन। स्टीरॉयड तो आपकी कॉज पे डिपेंड करता है फॉर साइकोडोसिस, अगर फिर भी इनसे काम नहीं बना देन यू गिव लूप डायरेटिक्स। ठीक है, चार आपने बातें याद रखनी है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैलेमिया अगेन वेरी very exam favorite, uh, and we should know that for our clinics as well because it has cardiac complications as well. So ये थोड़ा सा आइडिया माइल्ड मॉडरेट स्वेयर का, 5.5 से 5.9, 6 से 6.4, मोर देन 6.5, बस थोड़ा सा एक आइडिया आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आपको हाइपर कलीमिया नजर आएगा ना, ठीक है, तो दो काम आपने सबसे पहले करने हैं। एक तो आपने सैंपल रिपीट कराना है, दूसरा आपने ईसीजी करानी है। सैंपल रिपीट हम क्यों करा रहे हैं कि कभी कभी गंदा सैंपल लिया, पड़ा रहा, शेक किया, सेल्स टूटे अंदर के, हेमोलिसिस हुई और फालतू का आपका आरबीसी में से पोटेशियम निकल के बाहर आ रहा है। सो कभी कभी लैब वेरीज भी गलत हो सकती हैं, सैंपल ऐसे लिया, पड़ा रहा, सो शेक ज्यादा कर दिया, तो इस तरह की चीजें भी आपकी उसमें होती हैं। आरबीसी टूट फूट गए और उसमें से फालतू का पोटेशियम निकला, तो आपको लगा होगा हाइपर कलीमिया हो गया, ट्रीटमेंट शुरू कर दो। नहीं। सो ये आपने ख्याल रखना होता है। अक्सर अगर आपके पास फैसिलिटी है, जल्दी जल्दी आप सैंपल्स कर सकते हो, तो आपने हाइपरक्लीमिया का सैंपल रिपीट करना होता है, साथ ही आपने ईसीजी करनी होती है, क्योंकि आपके में देखना होता है कि क्या हाइपरक्लीमिया इतने लेवल तक पहुंचा है कि उसने ईसीजी चेंजेस कराई कि नहीं कराई। और ये बात भी आपने समझनी है कि हर हाइपरक्लीमिया में ईसीजी चेंजेस नहीं होती हैं। ठीक है, एक खास लेवल पे आने के बाद से आपकी ईसीजी चेंजेस शुरू होती हैं, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ईसीजी की चेंजेस को देखे बगैर आपने कुछ नहीं करना। उसकी वजह ये है कि वो जो हम देते हैं ना कैल्शियम ग्लूकोनेट, बहुत फेमस, वो हमने तब देनी है जब कैल्शियम, जब ईसीजी चेंजेस हो। क्योंकि आपका ना बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जो आपका हार्ट का मायोकार्डियम का जो मेम्ब्रेन है वो पागल हुआ हुआ है, उसको हमें स्टेबलाइज करना है। इस वजह से आपकी ईसीजी चेंजेस आ रही होती हैं, उसमें आपका कैल्शियम का रोल है। अगर आपकी ईसीजी चेंजेस है ही नहीं, इसका मतलब आपका हार्ट तो इफेक्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब है ग्लूकोज सॉरी कैल्शियम का कोई रोल नहीं है, बाकी सारे काम आपने करने हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट पे आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगी। सो हाइपरक्लीमिया, रिपीट टेस्ट टू कंफर्म, डू यू ईसीजी टू लुक फॉर द चेंजेस। अब द क्वेश्चन इज व्हाट आर दोस चेंजेस, वो दीज आर द चेंजेस। टॉल, पीक, टी वेव्स, बहुत आपने ये सुना होगा, आपका पी खराब हो रहा है, क्यूरस ब्रॉड हो रहा है, साइनसोइडल वेव पैटर्न हो रहा है, so these are the changes that will be in the ECG for hyperkalemia patients। अब ये आपका ट्रीटमेंट है। सो बेसिकली आपके ट्रीटमेंट के तीन गोल हैं। एक तो हमने कार्डिक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है, आपने शिफ्ट करना है एक्स्ट्रा सेलर को इंट्रा से, और दूसरा आपने तीसरा आपने बॉडी सेल्स को बाहर निकालना है। ये तीन गोल्स होते हैं।
अब ये टॉप वाला हम तब करेंगे जब ईसीजी चेंजेस होंगी। समझा नहीं मेरी बात की? अगर ईसीजी चेंजेस है ही नहीं तो फिर इस कैल्शियम ग्लूकोनेट का कोई फायदा नहीं है। सही। हाँ, अगर आपकी ईसीजी चेंजेस हैं, इसका मतलब है कि उस पोटेशियम की वजह से आपका कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं है। नाउ यू गिव कैल्शियम ग्लूकोनाइट टू स्टेबलाइज, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने देना होता है। अगेन आपने याद रखना कि आपके पोटेशियम लेवल को कम नहीं करी, ये सिर्फ आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। ये कहानी क्लियर होगी। फिर तीसरा, जब आपने इसको शिफ्ट करना है एक्स्ट्रा से इंट्रा, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो इंसुलिन और डेक्सट्रो की सूचना लगाते हैं, या फिर आप नेबुलाइज कराते हैं पोटेशियम सैल्बुटामॉल के साथ। ठीक है। एजमा की जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी आप याद रखते हो जिस पेशेंट को एजमा है उसके अंदर हाइपोक्लीमिया हो जाता है, क्योंकि आप बार बार उसको नेब्स गिरा रहे होते हैं ना। नॉट वेरी कॉमन, बट पोटेंशियल होता है कि वो आपको हाइपोकलीमिया हो जाए बहुत ज्यादा साल्ब्यूटामॉल देने की वजह से। अब वही रास्ता यहाँ पे कि वो क्यों हो रहा होता है कि आप पोटेशियम को एक्स्ट्रा से इंट्रा में शिफ्ट कर रहे होते हैं। उसके लिए आपने इंसुलिन डेक्सो की सूची लगानी है और नेबुलाइज साल्ब्यूटामॉल करना है। अगर हाइपोक्लीमिया का पेशेंट है, ईसीजी चेंजेस नहीं है, सिर्फ पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो भी आप ये कर सकते हो ताकि उसको अंदर शिफ्ट कर दें। दूसरा, आपने पोटेशियम बाहर निकालनी है, उसके लिए आपके ये हैं calcium resin or enemas are very effective than oral as potassium is secreted by rectum. ठीक है। तो enemas are more better option, calcium resin and enemas than your oral। ठीक है। तो इससे आपका पोटेशियम बाहर निकल रहा है। सो अब आपको समझ आ गई कि हाइपरक्लीमिया की जो ट्रीटमेंट है उसमें तीन चीजें हैं। ठीक। एक कार्डियम सॉरी मायोकार्डियम की स्टेबिलिटी, दूसरा आपने इसको शिफ्ट करना है एक्स्ट्रा से इंट्रा, और तीसरा आपने बाहर से निकालना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये दो चीजें पता चाहिए कि कुछ ना बन पड़ा तो देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ लूप डायरेटिक्स एंड रेजिस्टेंट है टू एवरी ट्रीटमेंट, देन यू डू योर डायलिसिस। हाइपोक्लीमिया, अब हाइपोक्लीमिया अगेन डब्बा with alkalosis and with acidosis. So just remember these causes. Again, there is no लंबी कहानी ओवर है। जस्ट रिमेंबर यू हैव टू रेक्टिफाई दिस कि इनके अंदर हाइपोक्लीमिया तो हो रहा है, पर एल्कोसिस वाले कौन से हैं और एसिडोसिस वाले कौन से हैं। ठीक है। जिस तरह हमने पोटेशियम सॉरी हाइपोक्लीमिया की तरह विद हाइपरटेंशन विदाउट हाइपरटेंशन, इसी तरह ये विद और विदाउट एल्कोसिस है। तो पोटेशियम इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट डब्बे हैं। सो आई इंशाल्लाह मेरी टारगेट है कि मैं आज ही आप लोगों को ये भिजवा दूं सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, नाउ कम्स द ट्रिकिएस्ट इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। बहुत ट्रिकी है ये। अच्छा, अब हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है? अगर तो वाटर ज्यादा है, डाइल्यूशन होगी, या डिप्लीशन है, बाहर निकल रहा है, या सूडो हाइपोनेट्रीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट। सूडो हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है? इट रेफर्स के वो आर्टिफिशियली लो सोडियम दिखा रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी, और ये बेसिकली लैब का फर्क होता है। ये ट्रू हाइपोनेट्रीमिया नहीं होता। और उसकी रीजन क्या होती है कि आप किसी को ना हाइपरलिपिडीमिया है ना, तो इस वजह से होता है। जब लिपिड जाते हैं ना, वो आपके पानी को ना साइड पे पुश कर देते हैं। ठीक है। तो वो फॉल्स रिपोर्ट आती है। सो आप, और इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस इज नॉट ट्रू हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में जब आप आगे जाओगे ना, तो आप देखोगे उसकी ट्रीटमेंट में बहुत कुछ चल रहा होता है। फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हो, हाइपरटोनिक सलाइन दे रहे होते हो, और अब सोचो उसको था ही नहीं मसला, तो इतना कुछ तो कर दिया आपने। सी, तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन एट द वेरी एंड कि जो सोडियम कम है वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है। सो ये तीन कॉजेज होती हैं आपकी: वाटर एक्सेस, सोडियम डिप्लीशन एंड सूडो हाइपोनेट्रीमिया। दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। दिस इज अ फॉल्स फीलिंग ऑफ हाइपो। असल में हाइपो होता नहीं है। इन पेशेंट्स को आपने ट्रीट नहीं करना होता। ठीक। अब आप सोचोगे कि हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, वो हम आगे करेंगे। डोंट वरी। अच्छा, जब भी आपने हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करना है ना, तो आप सिंपल सोडियम लेवल से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दो और चीजें चाहिए। वो है आपका यूरिन का सोडियम और आपकी ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी, यूरिन सोडियम और सीरम का जो सोडियम होता है, ये तीन चीजें मिलती हैं तो आपको डायग्नोसिस मिलता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। माइल्ड में क्या होता है? 130 से 134। मॉडरेट में क्या आता है? 120 से 129। और सिवियर में क्या है? लेस देन 120। जस्ट टू हैव एन आइडिया कि ये चीजें होती हैं। ठीक। अगर कोई पेशेंट आपके साथ आया ना हाइपोनेट्रीमिया के साथ, बताया था क्या होगा? बहुत ही वेग सिम्टम्स, हेडेक, लेथर्जी, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, कंफ्यूजन सकती है। बहुत सिवियर अगर है तो फिर आपके ये मसाइल जो होते हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कोमा, सीजर्स, इस सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये आपके सिम्टम्स होंगे, ये आपकी माइल्ड मॉडरेट सिवियरिटी होगी। ये तीन मोटी कॉजेज हैं। एंड इन ऑर्डर टू ट्रीट एंड फाइंड द डायग्नोसिस, यू नीड योर यूरिनरी सोडियम एंड यू नीड योर ऑस्मोलैरिटी लेवल। इसको हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आई हैव ट्राइड टू मेक दिस इजी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है?
अच्छा, आपको मिल गया हाइपोनेट्रीमिया, लैब में हमने कहा कि सोडियम कम है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने उसकी ऑस्मोलैलिटी चेक की। जब आपने उसकी ऑस्मोलैलिटी चेक की तो तीन ऑप्शन है, या तो वो लो होगी, या नॉर्मल होगी, या हाई होगी। फिर एनफ, लो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी इज योर ट्रू हाइपोनेट्रीमिया, कहानी खत्म। ये नीचे दो जो दोनों हैं, दिस इज नो ट्रू हाइपोनेट्रीमिया। सो हाइपोनेट्रीमिया विद लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, नंबर वन, कहानी खत्म। सेकंड में क्या है, अगर आपकी नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी आ जाती है, इसका मतलब दिस वाज सूडो हाइपो, जब हमने भी हाइपरग्लाइसेमिया की बात की थी, इसका मतलब इसको ट्रीट नहीं करना, सुकून में आ जाए। अगर हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी आई है, इसका मतलब क्या है, दैट इज ड्यू टू कोई ऑस्मोटिक चीज पड़ी है आपके जिस्म के अंदर। और वो ऑस्मोटिक चीज क्या हो सकती है, कुछ भी हाइपरग्लाइसीमिया, किसी मसले के साथ आपने कोई मेंटोल दिया, अलग और बहुत सारी कॉजेज होती थी, इस वजह से आपका सोडियम लेवल्स कम आपके शो कर रहे थे। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स शिफ्ट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा इन रिस्पॉन्स टू द ऑस्मोटिक इफेक्ट, तो वो डाइल्यूट हो गया है सोडियम आपका। ठीक है, सो इन चीजों पे नजर रखनी है। तो लो, नॉर्मल, हाई, तीन बातें होंगी आप जब आप ऑस्मोलैरिटी चेक करोगे। जब आपको लो ऑस्मोलैरिटी मिलेगी तो दैट इज ट्रू हाइपोनेट्रीमिया, सिर्फ इसको आप ट्रीट करोगे, इन दोनों को आपने ट्रीट नहीं करना। जब भी आप बस इस मसले को हल कर दो, जो भी ऑस्मोटिक एजेंट उसको खत्म कर दो, उसका हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट कर दो, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ये तो वैसे ही पता चल गया था कि सूडो था, लिपिड की वजह से था, इसको हमने वैसे कुछ नहीं करना। सो कहानी यहाँ से शुरू होगी टॉप। अब ये कंफर्म हो गया कि सोडियम कम है, ये भी कंफर्म हो गया कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी लो है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, अब आप उसका यूरिन का ऑस्मोलैरिटी चेक करोगे। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन है, या तो वो लो होगा या वो नॉर्मल होगा। ठीक है, लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी किसमें होती है, पॉलीडिप्सिया की वजह से, या फिर इनप्रॉपरी एडमिनिस्ट्रेट ऑफ सॉरी एडमिनिस्ट्रेट आईवी फ्लूइड। मतलब क्या है, पानी, किसी भी तरीके से पानी आ रहा है, या तो आईवी से पानी जा रहा है या फिर मुंह से जा रहा है। तो आपने इतना पानी पिया पिया पिया, उसकी वजह से जो डाइल्यूशन होगी, तो उसमें आपका यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ठीक है, मतलब यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी कम है, आपकी सोडियम ऑस्मोलैरिटी भी कम है, सॉरी सीरम ऑस्मोलैरिटी भी कम है, और सोडियम भी कम है। तो वो इन दो वजह से है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल निकल आती है, तो दिस इज वे वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर होगी। सो सोडियम चेक किया, फिर आपने इसकी ऑस्मोलैरिटी चेक की, लो, नॉर्मल और हाई। सिर्फ लो हमें हमारा कंसर्न है, बाकी दो अपने साइड पे कर दिया। उस बंदे की या बंदी की लो सीरम ऑस्मोलैरिटी, तो नेक्स्ट आप उसका यूरिन चेक करोगे। अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी कम है, इसका मतलब आपको डायग्नोसिस मिल गया कि आपका कहीं और से पानी आ रहा है। हाँ, अगर आपकी यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल थी ना, नाउ इट फर्दर नीड्स इन्वेस्टिगेशन एंड यू हैव टू जंप टू योर थर्ड स्टेप। वो थर्ड स्टेप क्या है, चेक योर यूरिनरी सोडियम लेवल्स। अब यहाँ पे अच्छा, ये ना जो हमने पीछे ये उसकी रिपीटेशन है। ठीक है, कि ये कम था, आपने वो चेक की ऑस्मोलैरिटी, दिस इज योर ट्रू वन, ये नॉर्मल है सूडो, और जो हमने बात की थी हाई वाली, इसमें आपने यूरिन की बात कर ली, ये कम है ज्यादा है, वो हमने देख लिया, अगर कम थी तो वी नो पॉइंटऑप्सिया और सारी चीजें। अगर आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल थी, देन यू डू योर सोडियम यूरिन लेवल्स। ये अब आपने अपने सोडियम के, फिर यूरिन के सोडियम लेवल्स कर लिए। अब ये आपकी बेसिकली डायग्नोसिस है। अगर आपका यूरिन का सोडियम लेस देन 20 है और पेशेंट हाइपोवोलेमिक है, देन द कॉज इज गैस्ट्रो और ट्रांसडर्मल सॉल्ट लॉस। अगर यूरिनरी सोडियम लेस देन 20 है पर पेशेंट हाइपरवोलेमिक है, देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस और नेफ्रोटिक इज द कॉज। If sodium is more than 20 and it's euvolemic, then it's SIADH, ACTH and hypothyroidism. तो आपको याद होगा जब हमने SIADH की बात की थी, तो आई टोल्ड यू कि आपने एडिसन और ये हाइपोथायराइड को रूल आउट करना होता है, फिर आप SIADH करते हो, बिकॉज उनकी ये यूवोलेमिक स्टेट और यूरिन सोडियम की चीजें सेम सेम होती हैं। अगेन यूरिन सोडियम आपका ज्यादा है और पेशेंट हाइपोवोलेमिक है, देन एडिसन, सॉल्ट और रियल सॉल्ट वेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने हाइपोनेट्रीमिया को स्टेप बाय स्टेप, तीन स्टेप्स में पकड़ते हुए कॉज क्या चल रही है। आई होप आई वाज एबल टू मेक थिंग्स क्लियर। आई विल शेयर दी स्लाइड्स अगेन। अब ट्रीटमेंट, अब एक तो वो तो बहुत ही मुश्किल कहानी थी ना। अब ट्रीटमेंट उसमें मुश्किल है क्योंकि वो बहुत चीजों पर डिपेंड करी है, वो एक्यूट है, क्रॉनिक, सिवियरिटी में हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे, एटियोलॉजी क्या है, तो सारा कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो ट्रीटमेंट बेसिकली आपकी कॉज पे डिपेंड कर रही होती है, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। अगर अक्यूट है, ठीक है, लेस देन 24 आवर्स है, माइल्ड में आपने सिर्फ फ्लूइड रिसेप्शन करनी है।
हाँ, अगर सिवियर सिम्टम्स है, कोमा और ये सीजर्स, आईसीपी, उसमें हर्निएशन के चांसेस है, उसमें आपका ये हाइपर सलाइन जो 3% आपका सलाइन होता है उसका रोल आएगा। ठीक है, वो आप दोगे और फिर आप दोबारा उसके सोडियम लेवल चेक करो। दिस वॉज फॉर एक्यूट। सवेयर सिम्टम में आपका हाइपरटोनिक सलाइन आएगा। अगर माइल्ड है तो आपने सिर्फ फिर रिस्ट्रिक्शन करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। माइल्ड सिम्टम्स एंड सवेयर सिम्टम का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर वो क्रॉनिक था तो क्रॉनिक तो कहानी बड़ी सुकून है, आराम से उसको ठीक करो सुकून से, नो फास्टर देन 10 मिली मोल पर लीटर इन 24 आवर्स। और सबकी कहानी क्या है? ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज। हाइपोवोलेमिक है तो नॉर्मल है तो सेलाइन, यूवोलेमिक है तो स्ट्रिक्ट कर दो ड्रग्स में, डेमिकोसाइड, पेप्टाइड्स, ये वैसे ना वही ऐसा ही डीएचओ डीआई के सही ट्रीटमेंट वाली बातें हैं। हाइपर है तो अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन है, लूप है, और ये सॉरी वेप्टा से, ये ना कम पूछेंगे आपसे बेसिकली ना, वो आपसे ना ये पूछना है, एक्यूट का ट्रीटमेंट पूछते हैं। क्रॉनिक में सिर्फ ये याद रखें कि आपका रेट क्या होना चाहिए और आपका बेसिक कहानी क्या है, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक, आई होप हाइपोनाट्रीमिया वाज क्लियर। ओके, अगेन वेरी एग्जाम फेवरेट, योर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अगेन मैंने कोशिश की कि सारा कुछ इकट्ठे एक डब्बे में ले आऊं ताकि इजी हो जाए, वहां बहुत थेरी थी। सब के सब में क्या है, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस सब में है ही है, नॉर्मल एलिया के, ये कहानी तो सबके अंदर है। अब टाइप्स क्या है? टाइप 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 2 3 तीनों हाइपोकलीमिया है, ओनली दिस इज हाइपरकलीमिया। ठीक, फिर अच्छा, बेसिकली मसाइल कहाँ है ये भी वो आपसे पूछते हैं। इसमें क्या है, इनएबिलिटी टू जनरेट एसिड। और इसमें क्या है, इसमें तो इसमें आपके एज का प्रॉब्लम है, इसमें HCO3 का प्रॉब्लम है, इसमें आपका डिक्रीज्ड बायकार्ब है। इसमें डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, ये आपका फर्क है। पोटेशियम के मिसाइल दोनों में सेम है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन में ये वो आपसे लाजमी पूछते हैं, नेफ्रोकैल्सिनोसिस इधर और ऑस्टियोमलेशिया इधर, इन्होंने आपसे लाजमी पूछना है। और इसमें इनको ना ये विल्सन और फैंटनी सिंड्रोम देना भी पसंद है कॉज के तौर पे, पीछे हिस्ट्री में डाल देंगे। अदरवाइज दे विल आस्क यू दिस, यहाँ पे मसला है एसिड का, यहाँ पे है आपके बाइकार्ब्स का, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और डिस्टल ट्यूब्यूल्स दोनों के अंदर हाइपो है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेंगे। और यहाँ पे आपके सारे कनेक्टिव टिश्यू के मसाइल हैं, साथ दो दवाइयां हैं, एम्फोटेरिसिन बी, कभी कभी आई हैव वेरी बैड टंग ट्विस्टर्स, यहाँ पे फैंक्रियोवेलिसिन आप याद रखिए। 3 वेरी वेरी रेयर, सिर्फ हमने याद रखना है इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेट 2 वाली डेफिशिएंसी है। 4 सबसे वक्री है, डिफरेंट है बिकॉज इट इज हाइपरकलीमिया। ठीक है, और इसमें एल्डोस्टेरोन की मिसाइल है, हाइपर एल्डोस्टेरोन। ठीक है, so again I will share these boxes for your easy memorization because there is too much theory going on in past medicine. लास्ट साइज DVLA, दिस इज फॉर योर डायबिटीज। कि 2 में आपने क्या करना है और 1 में क्या करना है, कि वो आपके डिपेंड करता है ऑन योर डिजीज, ड्रग, हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स, उस पे आपका ये DVLA गाइडलाइन है। अगेन आई ट्राई टू कंपाइल इट इन अ डब्बा so that you are able to retain the information. Okay, so that's it for today. I think we have done with our cardiologist endocrinology. Alhamdulillah. ठीक है, so this is all for endocrinology, और I'll save this inshallah, और happy Eid everyone. इसमें ना मैंने काफी सारे ना बॉक्सेस बनाए थे बिकॉज theory was too much in past medicine. I'll compile all those boxes together along with the hyponatremia algorithm. I'll make a folder and send that to you guys today inshallah. तो officially we are done with endocrinology. जितने भी important topics है ना, important वो तो हमने सारे कवर कर लिए हैं। I try to bring out किस तरह सवाल भी आएंगे that which is includes, लेकिन इसमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसमें ज्यादातर ना जरूरत थी कि आपको इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन का पता होना चाहिए, लैब वैल्यूज बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा इसके अंदर है। जिस तरह पल्मो और गैस्ट्रो में बहुत ज्यादा क्लिंचर्स चाहिए थे ना डायग्नोसिस पकड़ने के लिए, उसमें उस तरह की सिचुएशन कम थी। इसमें बेसिकली लैब्स, those are tricky, the pathophysiology, so many electrolytes, so many hormones are going on, so वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिमेंबर those first line investigation। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि जो सबकी जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है उसका वो टॉप टेबल बना के ना भेज दूंगी। इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर मी, बट आई ट्राई टू कंपाइल दैट फॉर यू गाइस, तो वो मैं इंशाल्लाह भेज दूंगी। सो हैप्पी ईद एवरीवन, एंड आई ऑल्सो सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप एज वेल, और ताकि आप लोग जब फ्री टाइम होंगे तो आप एंडो को एक्सेस कर लें, इस वीक को एंडो खत्म कर लें, और व्हेन वी आर बैक फ्रॉम ईद वी विल डू अ मॉक covering all 4 cardio, respro, gastro and endo. So Allah Hafiz guys.